स्वागत है आपका गोल्डन स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10वीं का रसायन शास्त्र अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में। गोल्डन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, इसी का पार्ट 1 और पार्ट 2। आज है पार्ट 3। तो मुख्य पॉइंटों को देखेंगे। सबसे पहले है प्रबल एवं दुर्बल अम्ल के बारे में एवं प्रबल एवं दुर्बल क्षारक के बारे में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रबल अम्ल क्या है और दुर्बल अम्ल क्या है। देखिए बताए होंगे कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो 7 से कम होता है यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 से कुछ ज्यादा भी। ये सभी तो अम्ल हैं, लेकिन प्रबल कौन है और दुर्बल कौन है। सबसे पहले देखते हैं जिनका पीएच मान सबसे कम होगा वही अधिक प्रबल होता है। क्या होता है? अधिक प्रबल होता है। जिसका पीएच मान जितना कम होगा वो प्रबल होगा, और जिसका पीएच मान जितना अधिक होगा वो दुर्बल होते जाता है। जैसे कि यहाँ पे पीएच मान मान लिया इसका पीएच मान 1 है और यहाँ पे पीएच मान 5 है। अगर पूछा जाए दोनों में प्रबल कौन है तो प्रबल कौन होंगे 1। अगर पूछा जाए दोनों में दुर्बल कौन है तो हो जाएगा 5। इसी प्रकार से आते हैं प्रबल एवं दुर्बल क्षारक के बारे में। प्रबल एवं दुर्बल क्षारक के बारे में तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से दुर्बल होता है और यहाँ पे क्षारक। मतलब जिसका पीएच मान जितना अधिक होते जाएगा वही क्या होता जाएगा? प्रबल क्षारक होते जाएगा। जिसका पीएच मान अधिक होगा वो अधिक प्रबल होगा, मजबूत होगा, अधिक प्रबल होगा, और जिसका पीएच मान कम है वो दुर्बल क्षारक होता है। यानी कि अगर पूछा जाए कि 12 और 9 में अधिक प्रबल कौन है तो हो जाएगा 12, और इसमें दोनों पूछा कौन कम मतलब दुर्बल कौन है तो हो जाएगा 9। जीवन में पीएच का महत्व अब पढ़ेंगे हम लोग। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। देखते हैं दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है तो सबसे पहले हम अपना यूज पर आते हैं शारीरिक पर। तो पाचन तंत्र में प्रयोग होता है। किसका प्रयोग में? पाचन तंत्र। महत्व लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में महत्व है। दूसरा देखेंगे तो दंत क्षय में भी इसका प्रयोग किया था। दंत क्षय को रोकने में तो डायरेक्ट लिखते हैं दंत क्षय में इनका महत्व है। महत्व लिख भी सकते हैं या भी नहीं भी लिख सकते हैं। अगला है मिट्टी में भी इसका महत्व है तो लिखेंगे मिट्टी में महत्व। अगला इसमें लिख सकते हैं कि पेड़ पौधे आदि में भी पीएच का महत्व है। इस तरह महत्व नहीं लिख सकते हैं, इसी तरह से लिखते हैं पाचन तंत्र में महत्व, दंत क्षय में महत्व है, मिट्टी में महत्व है और पेड़ पौधे आदि में भी इसका महत्व है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साधारण नमक। क्या है? साधारण नमक के बारे में देखिए। इसके बारे में पिछले कक्षा में बताए थे साधारण नमक के बारे में कि सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। लवण में साधारण नमक बनाते हैं। यहाँ पे लेते हैं साधारण नमक लेते हैं। देखिए आप इसको याद कर लेंगे तो इसका उदाहरण भी आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। जैसे लिखते हैं, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में साथ क्या बोले हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभिक्रिया करने के बाद देखिए क्या हो रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl बना लेगा और साथ ही साथ हमें क्या दे देगा? जल प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा जल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार की अभिक्रिया
अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगर इसका उपयोग आप लोग जानते होंगे, किसी भी व्यंजन को बनाने में, नमकीन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, व्यंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। यहां शुरू करेंगे शुष्क बुझे हुए चूने को, शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करके क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। अगर थ्योरी याद रहेगा तो आप इसका उदाहरण आसानी से लिख सकते हैं। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं इसका समीकरण के रूप में। शुष्क बुझा हुआ चूना है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और अभिक्रिया किससे कराना है? क्लोरीन गैस को किया जा रहा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करते हैं तो व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। इसलिए व्यंजक चूर्ण का आप सूत्र याद रखें, और साथ ही साथ हमें प्राप्त होता है क्या हो जाएगा? जल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सूत्र भी याद रखें कि ये हुआ मेरा व्यंजक चूर्ण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसका सूत्र जरूर याद रखें, पूछा जा सकता है, हाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को पढ़ना है, इसका उपयोग पढ़ना। चलिए इसका उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग होता है कपड़ों का व्यंजक में, व्यंजक करने में, मतलब उसको कागज को विरंजक करने में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि कागज को रंगने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में, कीटाणु नाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इसका स्क्रीनशॉट करके आप उतार भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए तो इसके बारे में समझते हैं। ये बहुत ही आसान इसका है। यह है क्या कि कच्चे पदार्थ जैसे कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? बेकिंग सोडा बना लेता है। क्या बना लेता है? करके बेकिंग सोडा बना। बेकिंग सोडा मीन्स खाने वाला सोडा। चलिए तो इसका समीकरण देख लेते हैं। समीकरण क्या है? समीकरण है जो है जैसे ही ले सकते हैं इसका। चलिए यहां से लेते हैं सोडियम क्लोराइड, उसके बाद अमोनिया ले लेते हैं NH3, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, और जल से विक्रिया करने के बाद ये क्या बनाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ हमें प्राप्त है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है? सोडियम क्लोराइड, यह हो गया अमोनिया का सूत्र, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से विक्रिया करने के बाद सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ ही साथ हमें अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है।
इसका उपयोग आप देखते हैं, इसे खाने वाला भी सोडा बोलते हैं और इसके सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा, इसका उपयोग होता है खाना को खास्ता बनाने में। ठीक, इसका उपयोग अग्निशामक में भी प्रयोग किया जाता है। अम्लीयता को कम करने के लिए, मतलब कि जो बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा है, जिसका प्रयोग हम जानने करते हैं, खाना को खास्ता बनाने में प्रयोग किया जाता है, डाल देते हैं तो खास्ता होता है। अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है और अम्लीयता को कम करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा यानी वॉशिंग पाउडर। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है हमें? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और पुनः सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टलीकरण करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा? धोने वाला सोडा। चलिए इसका समीकरण देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। सर देखिए, बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे। बेकिंग सोडा का ही बताएं तो सूत्र NaCO3। इसको गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम Na2CO3 प्लस में प्राप्त होगा जल और प्राप्त होगा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या करें? पुनः क्रिस्टलीकरण और पुनः सोडियम कार्बोनेट। ये जो सोडियम कार्बोनेट उसको क्रिस्टलीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है? धोने वाला सोडा। यानी इसी को पुनः लेकर चलाएंगे Na2CO3 और उसके पास 10H2O। क्रिस्टलीकरण मीन्स जल से अभिक्रिया करने के बाद क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? धोने वाला सोडा, यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2O। ये क्या हो गया? धोने वाला सोडा। चलिए फिर से समझ लेते हैं। धोने वाला सोडा यानी कि वॉशिंग पाउडर हम लोग जिस तरह से बोलते हैं कि बेकिंग सोडा को अगर गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। देखिए, बेकिंग सोडा का सूत्र है, इसको गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है और पुनः उन्हें सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टलीकरण करते हैं, मतलब इन्हीं को फिर से क्रिस्टलीकरण करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? धोने वाला सोडा। चलिए इसका उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग देखिए, धोने वाला सोडा है तो कपड़ों को साफ करने में हो जाएगा। कपड़ों को साफ करने में, फिर हो जाएगा घर को साफ सफाई में, घरों में साफ सफाई में। फिर इसका प्रयोग लिख सकते हैं जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में। और भी लिख सकते हैं साबुन बनाने में। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए इस तरह से है, कपड़ों को साफ सफाई करने में, घरों को साफ सफाई करने में, फिर जल की अस्थायी कठोरता जो आ जाती है उसको भी दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है और साबुन बनाने में भी धोने वाला सोडा का प्रयोग किया जाता है।
चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और एक लास्ट पॉइंट रहेगा मेरा, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है कि जिप्सम को 373 के, या फिर इसी को लिख सकते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने के बाद, गर्म करने पर सिर्फ लिख सकते हैं, गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। चलिए इसका समीकरण देख लेते हैं। देखिए इसका समीकरण क्या होगा? जिप्सम, तो पहले जिप्सम का सूत्र याद होना चाहिए, CaSO4 इंटू 2H2 होता है, जिप्सम का सूत्र होता है। ऐसे सिर्फ गर्म करना है, कितना डिग्री पर गर्म करना है? 373 के पास गर्म करेंगे तो ये क्या बना देगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी इसका भी हमको सूत्र याद करना है, CaSO4 इंटू हाफ H2। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 था, 2H2O, और यहाँ पे हाफ हो गया, यानी 1/2 H2O। बस थोड़ा सा क्या अंतर है इसमें, CaSO4 2H2O, तो ये हो गया जिप्सम का सूत्र। किसका सूत्र हो गया? जिप्सम का। इसी को गर्म किया 373 के पे, तो क्या बना लिया? प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि CaSO4 इंटू हाफ H2O। अब इसका उपयोग देख लेते हैं। चलिए इसका उपयोग अब देखते हैं। इसका उपयोग है प्लास्टर करने में, प्लास्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में लिख सकते हैं सिंपल, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में लिख सकते हैं। मूर्ति बनाने में, मूर्ति बनाने में भी इसका प्रयोग किया था। फिर इसी से जिप्सन भी बना सकते हैं, जिप्सन बना भी सकते हैं, जिप्सन बनाने में इसका प्रयोग सजावटी वाला चीजों में बना सकते हैं, सजावटी वाले पदार्थ बनाने में। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे आसान तरीका याद करने का कि जिप्सम को 373 के या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमें क्या याद करना है? जिप्सम का सूत्र याद कर लेना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। देखिए यहाँ पे जिप्सम का सूत्र लिख दिया है, CaSO4 2H2O, और गर्म कर दिए कितने डिग्री पे? 373 के पे। यहाँ पे लिख देंगे ताकि चेक करने वालों को पता चले कि हम सब कुछ जानते हैं। यहाँ पे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो गया CaSO4 के हाफ H2, यहाँ पे होता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है? हाफ H2। ये किसका सूत्र है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस सूत्र भी याद रखना। फिर देखेंगे क्या इसका उपयोग समझते हैं। तो देखिए प्लास्टर को सुनते होंगे कि इसका प्लास्टर हो गया, यानी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका प्रयोग किया था प्लास्टर ऑफ पेरिस का। फिर मूर्ति बनाने में क्या था? जिप्सम भी बना सकते हैं इसी को, अगर मतलब इसी को फिर से पुनः क्या बना सकते हैं? जिप्सम को बना सकते हैं। और सजावटी वाले पदार्थों में इसका प्रयोग था। तो आज मेरा अम्ल, क्षारक और लवण का थ्योरी पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अगला दिन हम लेकर आएंगे इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो अति महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया गया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को